आज हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था वो पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम ठोस अवस्था है, उसमें देखो पदार्थ में हम जानते हैं कि हमारा जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है और वे अवयवी कण तीन प्रकार के हो सकते हैं, परमाणु, अणु व आयन। ठोस अवस्था में जो हमारे अवयवी कण पाए जाते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल के सबसे प्रबल पाए जाने के कारण ही जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो सब एक दूसरे के पास पास पाए जाते हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। और इन अवयवी कणों के बिल्कुल पास पास होने के कारण ही इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस अवस्था में, और अंतराण्विक आकर्षण बल के सबसे अधिक होने के कारण ही ये जो अवयवी कण हैं वो हिलडुल नहीं सकते, सिर्फ अपनी माध्य स्थिति में कंपन कर सकते हैं। दूसरा जो ठोस अवस्था के गुण हैं, ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। तीसरा, ठोस में संपीड़ितता नहीं पाई जाती। तो देखो संपीड़ितता क्या होता है? संपीड़ितता का अर्थ होता है दबाना। तो हम जानते हैं कि ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है और इन अवयवी कणों के पास पास होने के कारण ही इनमें संपीड़ितता नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये अवयवी कण हैं जो एक दूसरे के पास पास पहले से ही हैं, इसलिए इनको दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ठोस में संपीड़ितता नहीं पाई जाती या फिर न के बराबर होती है। चौथा जो हमारा ठोस अवस्था का गुण होगा वो होगा विसरण। तो देखो विसरण क्या होता है? विसरण होता है पदार्थ के अवयवी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना हमारा कहलाता है विसरण। तो देखो पदार्थ के अवयवी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना हमारा कहलाता है विसरण। तो ठोस अवस्था में विसरण नहीं पाया जाता। क्यों? ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है और इस आकर्षण बल के प्रबल होने के कारण ही ये अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते। तो हमारा समझ में आ गया विसरण क्या होता है? विसरण होता है पदार्थ के अवयवी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, विसरण कहलाता है। ठोस अवस्था में विसरण नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो सबसे प्रबल होता है ठोस अवस्था में, और इसी के कारण ये जो अवयवी कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते। तो एक बार से दोबारा से समझेंगे कि हमारी पदार्थ की पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था। पदार्थ होता है हमारा पदार्थ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है और ये अवयवी कण तीन रूप में पाए जा सकते हैं, परमाणु, अणु व आयन। ठीक है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं,
ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है, जिसके कारण ये अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस में संपीड़ता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ठोस अवस्था में ये अवयवी कण बिल्कुल पहले से ही एक दूसरे के पास पास हैं, इसलिए इनमें संपीड़ता नहीं पाई जाती। विसरण होता है अवयवी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, विसरण कहलाता है। तो इसमें अंतराण्विक आकर्षण और प्रबल पाए जाने के कारण ये अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, इसीलिए ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था में विसरण नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। देखो द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव अवस्था में जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है वो ठोस से कम होता है व गैस से अधिक होता है। और द्रव अवस्था में अवयवी कण किस प्रकार से रहते हैं, देखो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं द्रव अवस्था में अवयवी कण। ऐसा किस लिए होता है कि द्रव अवस्था में जो अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है वो ठोस से कम होता है, और इस अंतराण्विक आकर्षण बल के पाए जाने के कारण ही इन अवयवी कण क्या होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला गुण क्या होता है द्रव अवस्था का, कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है। पहला गुण तो हो गया, द्रव का आकार अनिश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है। दूसरा द्रव अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल वो ठोस से कम होता है व गैस से अधिक होता है। तीसरा जो हमारा गुण होगा द्रव अवस्था का वो होगा, इसमें विसरण पाया जाता है। लेकिन विसरण कैसा पाया जाता है, इसमें विसरण ठोस से तो अधिक होता है व गैस से कम होता है। ऐसा देखो किस लिए होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, द्रव अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ठोस से कम होता है वह गैस से अधिक होता है, जिसके कारण द्रव अवस्था में विसरण ठोस से अधिक होता है वह गैस से कम होता है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि द्रव अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। चौथा संपीड़ता, ठोस से अधिक होती है
वह गैस से कम होती है। ऐसा देखो किस लिए होता है कि द्रव अवस्था में संपीड़ितता इसलिए पाई जाती है क्योंकि द्रव अवस्था में अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है और इसी के कारण इसमें संपीड़ितता पाई जाती है। लेकिन वो संपीड़ितता ठोस से तो अधिक होती है और गैस से कम होती है। संपीड़ितता पाए जाने का क्या कारण होता है? क्योंकि इसके अवयवी कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल वो ठोस से कम होता है, वह गैस से अधिक होता है। इसी के कारण द्रव अवस्था में संपीड़ितता हमारी पाई जाती है। ठीक है, ये द्रव अवस्था के गुण हो गए। तीसरी जो हमारी पदार्थ की अवस्था होगी वो होगी गैसीय अवस्था। तीसरी जो हमारी पदार्थ की अवस्था होगी गैसीय अवस्था। देखो गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है या फिर नहीं पाया जाता, ये भी बोल सकते हैं हम। हमारे पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में अवयवी कणों के बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है या फिर हम बोल सकते हैं गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के अवयवी कण होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं द्रव की अपेक्षा। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है जो इन अवयवी कणों को बांधे नहीं रख पाता। इसी के कारण ही गैसीय अवस्था में ये अवयवी कण काफी दूर दूर पाए जाते हैं। तो देखो गैस के क्या क्या गुण हैं? पहला, गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। दूसरा जो गैसीय अवस्था का गुण होता है वो ये है हमारा गैसीय अवस्था का दूसरा गुण, गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है या फिर हम ये बोल सकते हैं पाया ही नहीं जाता। तीसरा जो गैसीय अवस्था का गुण होगा वो विसरण सबसे अधिक पाया जाता है गैसीय अवस्था में। कैसे? देखो गैसीय अवस्था में विसरण सबसे अधिक किस लिए पाया जाता है? क्योंकि गैसीय अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कम होता है जिसके कारण ये अवयवी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। अगर इसको हम एग्जाम्पल ही समझें, जैसे हमने किसी एक कोने पर अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती की खुशबू दूसरे कोने पर हमें सूंघने को आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गैसीय अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो वायु के साथ विसरित होकर एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि गैसीय अवस्था में विसरण सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। चौथा, संपीड़ितता सबसे अधिक पाई जाती है गैसीय अवस्था में।
गैसीय अवस्था में जो संपीड़ितता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि गैसीय अवस्था में अवयवी कण काफी दूर दूर होते हैं और इन अवयवी कणों के काफी दूर दूर होने के कारण ही गैसीय अवस्था में सबसे अधिक संपीड़ितता पाई जाती है। तो हमारे गैसीय अवस्था के 4 गुण हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये हमारे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होंगी। अब हम पदार्थ की फर्स्ट अवस्था ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। हमारे ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। देखो इन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। पहला अंतर होता है क्रिस्टलीय ठोस में कि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। कैसे? देखो, अगर इसको एग्जाम्पल ही समझें, जैसे किसी पदार्थ में 2 प्रकार के अवयवी कण पाए जा रहे हैं, एक अवयवी कण है ए और दूसरा अवयवी कण है बी, हम मान के चलते हैं। तो अगर कोई ठोस क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार से पाई जाएगी? मतलब कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि देखो ए के बाद में बी अवयवी कण आ रहा है और बी के बाद में ए अवयवी कण आ रहा है। इसमें पूरे में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है कि ए आ गया, उसके बाद में कौन सा अवयवी कण आएगा? बी, और बी आ गया तो बी के बाद में कौन सा अवयवी कण आएगा? ए। तो ये अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है क्रिस्टलीय ठोस में। इसी को हम बोलते हैं अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। फिर देखो यहाँ पर नीचे ऊपर ये आ गया तो नीचे बी आता है, तो मतलब ये कंफर्म होता है इसमें कि इसके बाद ये अवयवी कण आएगा क्रिस्टलीय ठोस में। तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। एग्जाम्पल अगर हम इसको समझें, जैसे कोई पदार्थ है उसमें हमारे 2 प्रकार के अवयवी कण पाए जा रहे हैं, ए और बी। 2 अवयवी कण पाए जा रहे हैं ए और बी। तो देखो उसमें अक्रिस्टलीय ठोस में उन अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे होगी? जैसे ए चलता जाएगा,
और फिर कहीं पर बी आ जाएगा, या फिर ए मतलब इसमें अवयवी कणों का कोई फिक्स नहीं होता, कोई भी अवयवी कण अक्रिस्टलीय ठोस में कहीं पर भी आ सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा इसमें अवयवी कणों का फिक्स था क्रिस्टलीय ठोस में कि ए के बाद बी आया और बी के बाद फिर से आ गया। लेकिन देखो अक्रिस्टलीय ठोस में कोई फिक्स नहीं था, यहाँ तक ए चला, फिर उसके बाद एक अवयवी कण बी का आ गया, फिर ए चलता चला गया। या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है बी अवयवी कण बी और फिर कहीं पर बीच में ए आ गया। मतलब कहने का मतलब यह है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। तो हमारा क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। देखो क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित कैसे होते हैं। जब हम क्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करते हैं तो एक निश्चित गलनांक पर ये क्रिस्टलीय ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। गलनांक का मतलब होता है वह निश्चित तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। तो जब क्रिस्टलीय ठोसों को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वो एक निश्चित गलनांक पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो इनका गलनांक अनिश्चित होता है। कैसे देखो, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पलों में आते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के में प्लास्टिक, कांच, रबर। तो देखो अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। कैसे देखो, अगर हम प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो प्लास्टिक किस प्रकार से गर्म होता है। पहले तो सबसे पहले प्लास्टिक धीरे धीरे से नरम हो जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा पिघलेगा, फिर थोड़ा सा आधा द्रव अवस्था में और आधा ठोस अवस्था में, फिर धीरे धीरे जाकर वो पूरा प्लास्टिक ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से पूरा प्लास्टिक द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इनका गलनांक अनिश्चित होता है। मतलब हमने जब से गर्म किया तब से वो उसने गर्म होना स्टार्ट कर दिया। कभी आधा ठोस रहा, आधा लिक्विड रहा, धीरे धीरे करके वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता। एक निश्चित तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये दो गुण हमारे क्लियर हो गए। तीसरा होता है इनके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासीय होती है। और इनके अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परासीय होती है। कैसे देखो, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासीय क्यों होती है? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण पाए जाते हैं वो पूरे क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था एक ही प्रकार से होगी कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनमें देखो क्या अंतर होता है। विषमदैशिक और समदैशिक क्या होता है? जैसे अगर हम क्रिस्टलीय ठोसों में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करते हैं तो
क्रिस्टलीय ठोस में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है। देखो कैसे, इसको एग्जाम्पल ही अगर हम समझते हैं, यहाँ पर जो क्रिस्टलीय ठोस में हमने बताया कि अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोस में जब प्रकाश को गुजारा जाता है, तो देखो जब प्रकाश को इस दिशा में गुजारा जाएगा तो ये दो प्रकार के कणों से प्रकाश का अपवर्तनांक होगा। एक तो कण होगा ए और एक कण होगा बी, क्योंकि मार्ग में दोनों प्रकार के कण पाए जा रहे हैं इस दिशा में, एक्स वाली दिशा में इसको मान सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स वाली दिशा में प्रकाश की किरणों को गुजारें तो उनका अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होगा क्रिस्टलीय ठोस में। अगर हम इस दिशा में गुजारें इसको बोल सकते हैं बाई दिशा में, तो इसमें देखो इस वाली दिशा में तो अवयवी कण दो थे ए और बी, इस वाली दिशा में अवयवी कण जो है हमारे वो एक ही प्रकार के हैं, ए। तो समान अभी इसमें इस दिशा में अपवर्तनांक का मान अलग होगा और इस दिशा में अपवर्तनांक का मान अलग होगा। ऐसा देखो किस लिए होगा, क्योंकि जब हम एक्स दिशा में प्रकाश को गुजार रहे हैं तो दो प्रकार के अवयवी कण आ रहे हैं, अवयवी कण ए और अवयवी कण बी, तो प्रकाश का अपवर्तनांक दोनों प्रकार के अवयवी कणों से होगा। अगर हम प्रकाश को बाई दिशा में गुजारें तो बाई दिशा में सिर्फ एक ही प्रकार के अवयवी कण आ रहे हैं, तो इस दिशा में अपवर्तनांक का मान अलग होगा। तो दोनों दिशाओं में अपवर्तनांक का मान क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग होगा, तो इसे हम बोलते हैं विषमदैशिक। अगर हम बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में प्रकाश के अपवर्तनांक का मान देखो क्या होगा, सभी दिशाओं में समान होगा। कैसे देखो, अगर इस दिशा में हम अवयवी कणों को गुजारते हैं तो ये जो प्रकाश है वो दो प्रकार के अवयवी कणों से अपवर्तित होगी प्रकाश की किरण। इस दिशा में हम गुजारें तो इस दिशा में भी ये प्रकाश की किरण है वो दो प्रकार के अवयवी कणों से अपवर्तित होगी। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक का मतलब होता है इनके अपवर्तनांक आदि का मान समान होता है अक्रिस्टलीय ठोस में। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अब प्रकाश के अपवर्तनांक आदि का मान क्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर हो गए। देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है एक बार से और बता देते हैं। इनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित व नियमित होती है। कैसे, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल ही समझाया था, इसमें किसी पदार्थ में दो प्रकार के अवयवी कण हैं, अवयवी कण ए और अवयवी कण बी, तो हम ये फिक्स रहेगा क्रिस्टलीय ठोस में कि इस अवयवी कण के बाद ये अवयवी कण आएगा, ये क्रिस्टलीय ठोसों में फिक्स रहता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होने के कारण ही देखो कहीं पर भी कोई भी अवयवी कण आ सकता है। ये एग्जाम्पल ही आपको समझाया था। इनका गलनांक निश्चित होता है। कैसे कि हम जब क्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों को हम गर्म करते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोसों में
क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस? पहले तो धीरे धीरे नरम हो जाते हैं, फिर उसके बाद आधा ठोस आधा द्रव, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म करते आते हैं वैसे वैसे वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता चला जाता है। इसलिए इनका गलनांक अनिश्चित होता है। ये लघुपरासी होते हैं, इनके कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी दूर चलने के बाद इनके कणों की व्यवस्था में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। पूरे क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था इस प्रकार से रहेगी या फिर काफ़ी आगे जाके, बहुत आगे जाके इनके कणों की व्यवस्था में चेंज आता है क्रिस्टलीय ठोस में। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदैशिक क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तनांक या विद्युतता का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी दिशाओं में असमान होता है, तो उससे तो हम बोलते हैं विषमदैशिक। और प्रकाश के अपवर्तनांक, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी दिशाओं में अगर समान होता है तो उसे हम बोलते हैं समदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस में ये विषमदैशिक प्रकृति के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों से जब प्रकाश के अपवर्तनांक का मान ज्ञात किया जाता है प्रत्येक दिशा में, वो अलग अलग निकल के आता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं और ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं।